नमस्कार। खुरुमजुरी हिंदी सप्ताह के उपलक्ष्य में आज इस हिंदी सप्ताह दिवस समारोह, समापन समारोह व पुरस्कार समारोह में सभी का स्वागत करता हूं। इस प्रोग्राम के लिए सबसे पहले मैं प्रोफेसर इंदिरा सारंगथम, अधिष्ठाता महोदय, कृषि महाविद्यालय इम्फाल से निवेदन करता हूं कि वह आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर सीमा मिश्रा को लैंगान देकर स्वागत करें। धन्यवाद मैडम। अब मैं प्रोफेसर इंदिरा सारंगथम महोदय से निवेदन करता हूं कि वह सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करें। Good afternoon, everybody. I welcome our today's special chief guest of today's function, Madam Seema Mishra. She will deliver a lecture about the हिंदी दिवस पालन। और इसी हिंदी दिवस पालन में हम सभी टीचर्स, रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय कलीग्स ऑल आर, मैं सबको स्वागत करती हूँ। और हम लोग के ये हिंदी दिवस पालन 14 सितंबर 2020 से शुरू हुआ है। एक हिंदी सप्ताह हम लोग सेलिब्रेट किया है। तो आज हम लोग पुरस्कार समारोह इसी प्रोग्राम में हम लोग जिसका कंपटीशन, जैसे डिफरेंट हम लोग प्रोग्राम में ट्रांसलेशन ऑफ फ्रॉम इंग्लिश टू मणिपुरी एंड देन इंग्लिश टू हिंदी एंड देन दिस डिफरेंट कार्यक्रम में जो भाग लिया है उन लोग का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है इसी सेरेमनी में। जैसे फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज, थर्ड प्राइज मिले हो, तो हम सबको इसी में एनकरेज करते हैं। और मेरी ये इच्छा है और आपसे अनुरोध भी है कि हमारा हिंदी ये इसी का प्रयोग हम लोग शिखर पर पहुंचे, तो तभी हम लोग इसी हिंदी दिवस पालन का कुछ इम्पैक्ट इसमें आ पाएंगे। तो इसके साथ सबको धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, आपने सभी का स्वागत किया। अब मैं आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर सीमा मिश्रा, जो कि हमारे डॉक्टर लोकेश मिश्रा जी की धर्मपत्नी हैं और इन्होंने अपनी पूरी शिक्षा MA PhD हिंदी में की है और इनको बहुत ही अच्छा अनुभव है हिंदी का। तो मैं इनसे निवेदन करता हूं कि आप हिंदी सप्ताह के समापन समारोह में उपलक्ष्य में हिंदी में भाषण दें। परम आदरणीय अधिष्ठाता महोदया, उपस्थित प्राचार्य, उपाचार्य व अन्य सम्मानित गण, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आयोजक समिति ने हिंदी सप्ताह समापन के कार्यक्रम में मुझे अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ। सन 1917 में महात्मा गांधी जी ने एक हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्ष में अपने विचार प्रकट किए। काफी विचार विमर्श के पश्चात 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, राजभाषा का दर्जा
दिया गया। हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने व प्रतिपादित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अनुरोध पर 14 सितंबर 1953 से ही भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। सरकार के प्रोत्साहन से विगत कुछ वर्षों से हिंदी सप्ताह मनाने का प्रचलन हुआ। इस प्रकार के सरकारी प्रोत्साहन आदि से किसी भी हिंदी भाषी को हर्ष तो होना चाहिए, किंतु चिंता होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि हिंदी को बचाने या उसे आगे बढ़ाने के लिए यदि सरकार को आगे आना पड़े तो यह हमारे लिए शर्म की बात है। और यही नहीं, कहीं ना कहीं हम हिंदी भाषियों की नाकामी है। आपने कभी इंग्लैंड में अंग्रेजी सप्ताह या फ्रांस में फ्रेंच सप्ताह मनाने की बात सुनी होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि इस भाषा को बोलने वालों ने न सिर्फ अपनी भाषा को अपनाया, अपितु पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार बखूबी किया। आज इस देश के लोग कहने में गर्व करते हैं कि हमारा बच्चा हिंदी में अच्छे अंक नहीं ला पाता, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं। अंग्रेजी तो उसे बहुत ही अच्छी आती है। क्या यह हम सबकी नाकामियां नहीं? क्यों? क्योंकि हम हिंदी पढ़ने से दूर भागते हैं। हमें हिंदी के लिए उतनी ही जागरूकता लानी होगी जितनी अन्य विदेशी विषयों के प्रति हमारे मन में है। वैसे तो देखा जाए सभी भाषाएं अपने आप में समृद्ध हैं, संपूर्ण हैं, लेकिन किसी भी भाषा को किसी अन्य भाषा से तुलना करना उचित नहीं होगा। किंतु आज अंग्रेजी हमारे देश का स्टेटस सिंबल मानी जाती है और मातृभाषा का प्रयोग करने वालों को हीन दृष्टि से देखा जाता है। तो तब हमें अपनी भाषा की श्रेष्ठता को न सिर्फ जानना चाहिए, अपितु उसके प्रचार प्रसार के लिए काम भी करना चाहिए। भारतवासी होकर भी क्यों इस तथ्य से हम अनजान हैं? हिंदी हमारा सम्मान है, हिंदी में हमारे प्राण हैं। अंग्रेजी की तुलना में हिंदी भाषा कहीं ना कहीं अधिक वैज्ञानिक है। जहां अंग्रेजी की वर्णमाला ए फॉर एप्पल से शुरू होती है, जो कि वह एप्पल एक फल है, वो हमें ताकत देता है, हमें स्वस्थ रखता है, और जेड फॉर जीरो पर जाकर समाप्त होती है। वहीं हिंदी की वर्णमाला आ अनार, जो कि वो भी हमें ताकत देता है, और ज्ञा से ज्ञानी पर समाप्त होती है। तो अंग्रेजी की वर्णमाला की जो यात्रा है वह एक फल से आरंभ होकर के जीरो पर हमें ले जाती है या पहुंचाती है, किंतु हिंदी की वर्णमाला वह हमें एक फल से आरंभ करती है और ज्ञानी तक पहुंचाती है या ज्ञानी बनाती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी वर्णों का उच्चारण, जिसे हम प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, अधिक वैज्ञानिक है। उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जो हम कंठ से बोलते हैं, कंठ से निकलने वाली भाषा, जो कंठ से निकलने वाले वर्ण को हम का वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। कंठ से मतलब गले से है, कंठ से मतलब गले से है। गले से जो निकलने वाला वर्ण वो का वर्ग के अंतर्गत आता है। का वर्ग के अंतर्गत जो अक्षर हैं का, खा, गा, खा, अंगा,
इसी प्रकार तालु से निकलने वाले वर्ण च वर्ग के अंतर्गत आते हैं। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, इया। तालु से मतलब है हमारे मुंह का ऊपरी भाग, हमारे मुंह के आगे का ऊपरी भाग वो तालु कहलाता है। जैसे हम जब चा छा बोलते हैं तो हमारा ये वर्ण वहीं से निकलता है। इसी प्रकार मूर्धा से निकलने वाले वर्ण ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। मूर्धा अर्थात मुंह के अंदर का भाग, मुंह के अंदर का ऊपरी अंदरी भाग जो है, अंदर का भाग वो मूर्धा कहलाता है। इसी प्रकार दांत से निकलने वाले वर्ण ता वर्ग के अंतर्गत आते हैं। जैसे ता, था, दा, धा, ना। और ओष्ठ से निकलने वाले वर्ग पा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ओष्ठ से मतलब हम जो लिप से बोलते हैं, ओष्ठ से बोलते हैं पा, फा, बा, भा। तो ये हुई इसकी वैज्ञानिकता। इतना ही नहीं, अपने अंग्रेजी से कहीं अधिक सशक्त है। एक छोटा सा उदाहरण है, अंग्रेजी का एक शब्द है लेग, जिसका मतलब होता है टांग। हिंदी में हम उसे अनेकों रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे आदर या सम्मान से हम किसी के चरण को जब छूते हैं, छू ले तो वो क्या हो जाता है? चरण। चरण अर्थात पैर। अगर उत्साह में हमें आगे बढ़ना है तो वो क्या होता है? हमारे कदम। और अगर गलती से फिसल जाते हैं तो वो क्या होता है? पांव। मेरे पांव फिसल गए, लोग बोलते हैं मेरे पांव फिसल गए, मेरा पांव फिसल गया। इसी तरह किसी के काम में कोई बाधा पहुंचाए तो लोग बोलते हैं मेरे काम में देखा जा আমরা একটা ক্লাস হইতেছে কত নেই तो और इसी तरह से প্রথম লাগবে আর কি এই ম্যাম বইছে ম্যামের নাতি আয়া ম্যামের লগে बोल सकते हैं लेकिन शांति से मेरी क्लास करते हुए तो आप लोगों ने देखा कि हिंदी जो है अपने आप में सर्वथा समर्थ है। हिंदी लेखकों की अनेक कृतियां जीवन जीने के अनेक तरीकों को हमें प्रोत्साहित करती हैं। आज इस कोरोना महामारी के दौर में फैली निराशा के माहौल में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की एक रचना हमें याद आती है और हम सबको संघर्ष करते रहने की प्रेरणा देती है। ऐसी हमारी ये आशा है, हमारी सोच है। तो हम उसकी कुछ पंक्तियां आपको सुनाएंगे। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। निज गौरव का नित ध्यान रहे, निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, किस गौरव के तुम योग्य नहीं। कौन कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जान हो तुम जगदीश्वर के, सब है जिसके अपने घर के। फिर दुर्लभ क्या उसके जन्म को, नर हो न निराश करो मन को,
नर हो न निराश करो मन को। आइए अंत में हम सब मिलकर सिर्फ हिंदी ही नहीं अपितु सभी मातृभाषाओं के विकास के लिए काम करने का संकल्प लें और हिंदी और हिंदुस्तान के अतिरिक्त अलौकिक संबंध को मैं अपने इन शब्दों में व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आइए इसको सुनिए। जन्म हुआ मानवता का यही तो वह स्थान है। जन्म हुआ मानवता का वही तो वह स्थान है। सीख जिन्होंने धर्म की हमको तुलसी कबीर और बुद्ध महान है। सीख जिन्होंने धर्म की हमको तुलसी कबीर और बुद्ध महान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदू से हिंदुस्तान है। हिंदी में सीखे पढ़ना हम, गाने हिंदी में गाते हैं। हिंदी में पढ़ना सीखे हम, गाने हिंदी में गाते हैं। फिर क्यों हिंदी अपनाने में व्यर्थ ही हम घबराते हैं। फिर क्यों हिंदी अपनाने में व्यर्थ ही हम घबराते हैं। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने तो मतलब डागर में सागर भर दिया, जो मतलब यहीं हमारे पास में रहते थे, हमारे को पता नहीं था। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने सारा देश और विदेश में हिंदी की क्या प्रचलन है, क्या स्थिति है, उसके बारे में बताया। हिंदी के कौन कौन सी वर्णमाला है उसके बारे में बताया। हिंदी के बारे में, हिंदी की जो अलग अलग रचयिता है, और आपने ये भी बताया कि अगर चाइना इतना आगे बढ़ा है तो वहाँ की लोकल भाषा की वजह से बढ़ा है, तो क्यों नहीं अपन भी अपने देश में एक हिंदी है उसको सभी यूज करें और अपना देश को आगे बढ़ाए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जिस के लिए अपन इकट्ठे हुए हैं, एक प्रोग्राम जो पुरस्कार समारोह है, सभी की लालसा है इसको पहला दूसरा तीसरा पुरस्कार मिलेगा। अभी तक भी किसी को पता नहीं है, इतना जरूर पता लग गया सभी को कि हाँ यहाँ आने वाले को मैं भी सबको मिलेगा, और हमने बताया नहीं, क्योंकि ये भी एक होनी चाहिए कि लास्ट तक भी पता नहीं होना चाहिए किसको पहला मिल रहा है, किसी को दूसरा मिल रहा है, किसी को तीसरा मिल रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आज के पुरस्कार वितरण समारोह के लिए अधिष्ठाता महोदय हिंदी मुख्य वक्ता से निवेदन करता हूं कि सभी पुरस्कृत भागियों को पुरस्कार वितरण करें। इसके लिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हिंदी सप्ताह में हमने 2 कार्यक्रम किए, जिसमें एक हिंदी में भाषण था जिसके अंदर 9 लोगों ने भाग लिया, और एक अंग्रेजी से हिंदी में उसका वर्णन करना, हिंदी में उसका मतलब क्या होता है उसके बारे में था। उसमें 30 शब्द दिए गए थे अंग्रेजी के और उनमें हिंदी। तो हम बताना चाहूंगा कि इसके अंदर हमारे अधिष्ठाता महोदय इंदिरा सारंगथम मैडम ने भी इसमें भाग लिया और बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त किए, और इसमें जो हाईएस्ट किए हैं वो 30 में से 27 नंबर, जिसका पहला नंबर आया है वो अभी बताएंगे, मैडम नहीं है। तो इस कार्यक्रम सबसे पहले इस कार्यक्रम के लिए जो 16 तारीख को प्रोग्राम हुआ था हिंदी भाषण, तो उसके अंदर मैं बताना चाहूंगा हमारे सबसे बुजुर्ग बोल सकते हैं या ओल्ड जो हमारे गुरुजी हैं ईवीडी शास्त्री सर, जिन्होंने मतलब सबको प्रोत्साहित किया कि आप आओ, और इन्होंने आकर के अपना स्पीच दिया। तो सबसे पहले हम इनको प्रोत्साहित करेंगे प्रोत्साहन पुरस्कार के द्वारा। तो मैं मैडम
और आज के मुख्य अतिथि मैडम से निवेदन करता हूं कि वो पुरस्कार देवे। थोड़ा सा विचार बताऊंगा कि छोटे से कार्यकाल में जितने भी जगह में और ये जो कई तरह के विचार सब लोग उपलब्ध करते हैं ताकि जिंदगी को क्यों नहीं अपनाते हैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। हर देश में अपनी राजभाषा है और भाषाई करती ऐसे नहीं है कि उन देशों में और तरह की भाषाएं नहीं है। चाइना में भी कई तरह की भाषाएं हैं और इंग्लैंड जिसने पूरा दुनिया के ऊपर 200 साल से ज्यादा राज किया है, छोटे से देश में 4 भाषाएं हैं, शायद लोगों को मालूम नहीं है। 4 छोटे देश हैं ग्रेट ब्रिटेन के अंदर जिसके ऊपर इंग्लैंड राज करता है और वहां पर भी लोग तस्वीरें करते हैं। आयरलैंड की अपनी भाषा है जिसको आयरिश कहते हैं, स्कॉटलैंड की अपनी भाषा है स्कॉटिश कहते हैं और वेल्स की अपना भाषा जिसका नाम है वेल्श और वेल्श को पसंद करते हैं। अगर आप वेल्स जाएंगे वहां पर जो रेलवे स्टेशन है उसको 2 भाषाओं में और छोटा सा उसमें एल का बहुत इस्तेमाल होता है। अगर 2 एल आते हैं उसको बोला जाता है क्लैप। जैसे स्टेशन का नाम है वैसे देखिए उसको पढ़ेगा उसको पढ़ना चाहिए प्लान और वही 2 एल दूसरे तरीके से बोला जाता है। जो लॉयड वो होना चाहिए वो वेल्श को चाइना में कई तरह की भाषा है लेकिन जो राजकीय भाषा वो है मैंडेरिन पर कैंटोनीज बहुत तरह की चाइनीज और अब आएंगे विदेश हर देश का भाषा है और अपने देश में भी कई तरह की भाषाएं हैं लेकिन मनमुटाव और कहें तो राजनीति के जाती है भाषा को दे सकती है। हर देश में भाषाएं बहुत है, लिपियां लिपि अपने देश में भाषा में बहुत है, लिपि भी उतनी है। इस वजह से क्या होता है हर भाषा अपना स्वामित्व दिखाने की कोशिश करते हैं। ये सबसे बड़ा दिक्कत है और ये गवर्नमेंट ने जो देखा है जिस भाषा की लिपि होती है वही राजभाषा के रूप में हर देश में प्रचलित हो जाता है। मसलन अफ्रीका के देशों में अगर आप जाएंगे ये विडंबना है कि वहाँ ट्राइबल भाषाएं जनजातीय भाषाएं तो हैं पर उनकी अपनी लिपि नहीं है। इस वजह से शायद वो लोगों ने अंग्रेज या फ्रेंच या जर्मन कहीं पर भाषा का लिपि को उन्होंने अपना लिया है, अपने जन भाषा को ले लिया और अंतोगत वही राजभाषा हो गई। यानी
ज्यादातर देशों में आपको अंग्रेजी राजभाषा के रूप में मिलेगा या जर्मन राजभाषा के रूप में एक दो देशों में, और फ्रेंच राजभाषा के रूप में मिलेगा। उनकी अपनी भाषाएं होते हुए भी वो मतलब जो देश की भाषा नहीं बन पाएंगे, जन भाषा होते हुए भी उनकी लिपि नहीं है। एक और उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ मैंने नौकरी किया है। इथियोपिया में 6 भाषाएं हैं और 6 में 6 बहुत बड़े बड़े भाषाएं हैं, लेकिन वहाँ के राजभाषा के रूप में अपेक्षा वहाँ की जो लोकल भाषा हुई है, राजभाषा हुई है, वो उन्हें का वजह यह है कि उसकी अपनी लिपि। लेकिन जो जन भाषाएं थी जैसे ओरोमो, सबसे बड़ा प्रांत है इथियोपिया का 55% जन का जो है वो ओरोमो है। लेकिन ओरोमो भाषा राजभाषा नहीं हो पाई है क्योंकि ओरोमो की अपनी भाषा नहीं, अपनी लिपि नहीं, उन्होंने अंग्रेजी को ही अपना लिया था। लेकिन उसके वजह से वो ज्यादा प्रचलन में नहीं हो पाया, विकसित भी नहीं हो पाया। अम्हारिक भाषा राजभाषा इसलिए हो पाई क्योंकि उसकी अपनी भाषा है। इसलिए अपने देश में अगर हिंदी को आगे बढ़ना है तो 2 चीजें जरूरी हैं कि बड़ा दिल बनाना पड़ेगा ताकि और भाषाओं से भी शब्दकोश लेकर के समाहित कर। आज हिंदी के शब्द तो बाकी भाषाओं ने ले लिया है, हिंदी और भाषाओं से शब्द नहीं लिया है। यहाँ तक कि अंग्रेजी भी कई सारे शब्द अपने शब्दकोश में समाहित कर लिया है, लेकिन हिंदी और भाषाओं से शब्द नहीं लिए, इस तरह मेरा जानकारी है, मेरा जानकारी जरूरी नहीं है। शायद यही वजह है हमेशा एक राजभाषा का राजनीति चलती है। जिस दिन हिंदी और भाषाओं से भी शब्द को समाहित कर लेगा तो और जल्दी विकसित होगा, प्रसारित होगा और लोग भाषा के रूप में अपना लेंगे और हिंदी भाषा के रूप में रह जाएगी। छोटे से उदाहरण के रूप में सांकेतिक भाषा के रूप में हिंदी विकसित न होने का सबसे बड़ा कारण जो मैं महसूस करता हूँ हिंदी भाषा क्षेत्र होने के नाते कि हिंदी में तकनीकी शब्दावली को जबरदस्ती बनाने की कोशिश की गई है, जबकि इतनी जरूरत नहीं है। जो प्रचलित शब्द हैं, जो लोगों ने ऑलरेडी अपना लिया है, अंग्रेज के कई सारे शब्द को लिया जा सकता है और तकनीकी भाषा में समाहित किया जा सकता है। हम अलग से तकनीकी शब्दों की खोज करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन ऐसा हो जाएगा हिंदी को सब अपना लेंगे। मैं इसलिए भी जानता हूँ, जब मैं पढ़ाता था हमारे प्यारे तो सारे बच्चों हिंदी में लिखना चाहते हैं, हिंदी माध्यम से लिखना चाहते हैं, तो उनका भाषा न हिंदी रही न अंग्रेजी रही, क्योंकि कुछ शब्द वो अंग्रेजी के ले लेते हैं, कुछ शब्द हिंदी के ले लेते हैं, ऐसा किसी पकाते हैं कि जिसको कोई समझ में नहीं आता और अंतर्गत ना अंग्रेजी को पढ़ते हैं ना हिंदी का पाते। इसलिए तकनीकी भाषाओं को अगर तकनीकी भाषा को विकसित करना है, सबसे बढ़िया यही रहेगा हिंदी तकनीकी प्रचलित तकनीकी शब्दों को समाहित करें, इससे भाषा की विकास हो। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा हिंदी के बारे में बताया। इसीलिए आपको प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि आपने इस एज में आकर के भी सबको प्रोत्साहित किया और सबसे पहले आए उस दिन भाषण देने के लिए और बहुत अच्छा लिख के लाए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जो भाषण प्रतियोगिता हुई थी हिंदी में, उसके लिए जो तीसरा स्थान पाया है उसको मैं बुलाना चाहूंगा। वो है डॉक्टर सुरबाला देवी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने हिंदी भाषा भाषण देने में तीसरा स्थान प्राप्त किया।
अब इसी कड़ी में इसके अब मैं नेक्स्ट पुरस्कार देने के लिए डॉक्टर शास्त्री सर को और बुलाना चाहूंगा, जो कि पुरस्कार देवे। आप खड़े तो हो। अब मैं हिंदी भाषा में दूसरा जो पुरस्कार मिला है उसको बुलाना चाहूंगा, वो है डॉक्टर NG जय कुमार सिंह। बहुत ही अच्छा इन्होंने बोला और इन्होंने एक कहानी सुनाई हिंदी के अंदर, जो कि एक प्रोत्साहित करने लायक है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इनको अब मैं डॉक्टर अंगद प्रसाद जी को बुलाना चाहूंगा पुरस्कार के देने के लिए। अब हिंदी भाषा भाषण का जो पहला पुरस्कार जाता है वो कोई बता सकता है क्या? वो जाता है डॉक्टर बीरेश्वर सिन्हा। इन्होंने बहुत ही अच्छा हिंदी के अंदर पूरा हिंदी के बारे में बताया और कैसे कब स्टार्ट हुई, क्या हुई, सारा हिंदी का इन्होंने अच्छा वो किया। इसके अलावा 9 लोग थे, सभी ने अच्छा बोला, बट उनका किसी का 2 मिनट 3 मिनट का, बट सभी का अच्छा पार्टिसिपेट था। और इनको देखते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो दूसरे दिन 17 तारीख को 18 को जो हमारा प्रोग्राम हुआ, उसके लिए 2-3 बच्चे और भी आए, तैयार हुए कि हाँ नहीं हम भी हिंदी में होंगे। तो लग रहा है कि नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट ईयर में, इस साल 10 हुए तो अगली बार 20 से 30 लोग पार्टिसिपेट करेंगे और हम प्रोग्राम और ज्यादा बढ़ाएंगे। हाँ, अब मैं आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर सीमा मिश्रा मैडम को बोलूंगा कि वो जो हिंदी में इंग्लिश से हिंदी शब्द किए हैं उसके लिए पुरस्कार देवें। इस पुरस्कार के लिए तीसरा जो पुरस्कार गया था उसमें 2 आए थे। उसके अंदर मैडम प्रोफेसर इंदिरा सारंगथम मैडम, और दूसरे हैं जो मैडम को हम नहीं देंगे क्योंकि ये तो देने वाले हैं। जो तीसरा पुरस्कार जाता है वो है डॉक्टर पीलू, जिनका चॉइस पॉइंट ठीक है, 30 में से 24 नंबर आए इनके, तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद में इंग्लिश से जो हिंदी किया, 30 शब्दों में से 25 अंक प्राप्त किए, वो है सैयद शाहजहान, जो हमारे एकेडमिक में काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में, और इनका बहुत ही अच्छा वो रहा और इनका दूसरा नंबर जाता है। हाँ, वो मैडम, हाँ आप ही दो, तीनों आप ही दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद सैयद, जिन्होंने मतलब इतना अच्छा हिंदी लिखा और 25 अंक पाए। अब इसके अंदर लास्ट जो 2 पुरस्कार इनमें से अगर किसी ने पाए हैं तो वो है डॉक्टर सुरबाला देवी, जिनको प्रथम पुरस्कार जाता है और 27 अंक, 30 में से 27 अंक इन्होंने प्राप्त किए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, पुरस्कार पाने वालों को और देने वालों को। अब मैं आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर इंदिरा सारंगथम मैडम से मैं निवेदन करता हूं कि वो आज के मुख्य अतिथि जो इसका भाषण दिया है, डॉक्टर सीमा मिश्रा मैडम को एक मोमेंटो देकर अपने कॉलेज की याद रहे, तो उसके लिए मैं आपको निवेदन करता हूं। स्मृति चिन्ह। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बहुत अच्छा भाषण हिंदी के अंदर, हिंदी के बारे में पूरा आपने बताया। अब मैं इस प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव की ओर
धन्यवाद ज्ञापित के लिए डॉक्टर अंगद प्रसाद जी, जो कि अध्यक्ष है और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के अध्यक्ष, हिंदी के अध्यक्ष हैं। सर इधर आइए। हाँ, जो धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। कोई नहीं, आपका वीडियो आपको रोजाना देखते हैं, सबको दिखा है ना। चलिए, नमस्कार। सबके मन की यह आशा है, सुंदर सहज मधुर भाषा है, माँ की ममता प्यार पिता का, हिंदी सबकी अभिलाषा है। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद ज्ञापन के पहले सभी पुरस्कार लेने वाले अपने कर्मचारियों एवं अपने सहयोगियों को पूरे हिंदी राजभाषा कार्यक्रम आयोजन समिति की तरफ से धन्यवाद देते हैं। इसके पहले कि हम आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें, मेरी एक छोटी सी कविता है और मुझे लगता है कि अगर आप 2 मिनट टाइम देंगे तो आज हिंदी का समापन दिवस है। हमारा जो पूर्वोत्तर भारत है, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ चूंकि छोटे छोटे राज्य हैं, हम आप चूंकि नॉर्थ ईस्ट में हैं या नॉर्थ ईस्ट से संबंधित हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ की कौन राजधानी है, यहाँ की कौन राजधानी है। लेकिन हमारे साइड में चले जाएं, यूपी, बिहार, पंजाब, तो वहाँ लोग कहेंगे अच्छा वो कहाँ आप रहते हैं? इम्फाल। अच्छा, वो आसाम वाली जो राजधानी है, या मिजोरम। अच्छा, वो जो मिजोरम को बोलेंगे राजधानी है। तो मैं यहाँ जितने स्टेट हैं, उन स्टेट की क्या मुख्य विशेषता है और वहाँ की कौन सी कैपिटल है, उसको लेते हुए हमने एक कविता बनाई है। और ये कविता कहीं से उधार नहीं ली गई, हमारी खुद की जो बनाई गई। तो कृपया सुनें। पूर्वोत्तर भारत की धरती, पूर्वोत्तर भारत की धरती शेष क्षेत्र से न्यारा है, 7 प्रदेशों का समूह भारत का एक किनारा है। पूर्वोत्तर भारत की धरती शेष क्षेत्र से न्यारा है, 7 प्रदेशों का समूह भारत का एक किनारा है। इसके उत्तर में पड़ते हैं, इसके उत्तर में पड़ते हैं देश चीन, भूटान, बर्मा अथवा म्यांमार से पूर्व दिशा का बने निशान। दक्षिण पश्चिम की सीमा को, दक्षिण पश्चिम की सीमा को बांग्लादेश संवारा है, ऐसा यह भूभाग देश का सबके दिल को प्यारा। दिसपुर है राजधानी जिसकी, दिसपुर है राजधानी जिसकी, वह बड़ा प्रदेश आसाम है, गुवाहाटी है जंक्शन जैसे पूर्वोत्तर की शान। ब्रह्मपुत्र है नदी जहां की, ब्रह्मपुत्र है नदी जहां की, अभयारण्य काजीरंगा, मंदिर है प्रसिद्ध जहां का, मंदिर है प्रसिद्ध जहां का शक्तिदायिनी कामाख्या। नागाओं का जो प्रदेश है वह है नागालैंड, कोहिमा है राजधानी जिसकी, दीमापुर व्यवसायी केंद्र। मेघालय भी साथ लगा है, मेघालय भी साथ लगा है, शिलांग वहां की राजधानी, चेरापूंजी इसी प्रांत में, चेरापूंजी इसी प्रांत में सबसे ज्यादा हो पानी। गारो खासी जयंतिया हैं यहाँ के मूल निवासी, जिनकी तो पहचान अलग है, जो है स्वभाषा भाषी। मिजोरम की सुंदरता है अपने में अनमोल, मिजोरम की सुंदरता है अपने में अनमोल, इस प्रदेश की राजधानी है मन को भाता आइजोल। त्रिपुरा है समतल प्रदेश, त्रिपुरा है समतल प्रदेश, चहुओर दिखे हरियाली, अगरतला राजधानी जिसकी भाषा है बंगाली। ऊंची शिखरों का प्रदेश, ऊंची शिखरों का प्रदेश
जो अरुणाचल कहलाता, ईटानगर में राजधानी है, मिथुन जहां मिल जाता। मणिपुर ऐसा प्रदेश है, मणिपुर ऐसा प्रदेश है, खेल कूद में करे कमाल, राजधानी का नाम बताऊं वह है सुंदर सा इम्फाल। लोकतक जैसी झील जहां पर तैर रहा उद्यान, प्यारा संगाई मिलता है दुनिया जिसकी करे बखान, प्यारा संगाई मिलता है दुनिया जिसकी करे बखान। ये हमारे नाट्य अब धन्यवाद ज्ञापन करने का मुझे जो अवसर मिला है, मैं केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय और देश के सबसे प्राचीन, सबसे पुराने केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का राजभाषा अधिकारी प्रभारी के रूप में कार्य करने का जो मुझे अवसर मिला, और सौभाग्य से मैं प्रसार निदेशालय केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर से जो अपने पूर्ववर्ती स्थान प्रसार शिक्षा विभाग में वापस हुआ, यहाँ आने के बाद मेरा सौभाग्य रहा कि हमारे साथ हिंदी के इस महाविद्यालय के राजभाषा अधिकारी डॉक्टर श्रवण मनभर हलधर, डॉक्टर यशयम हलधर, उन्होंने इस महाविद्यालय के राजभाषा अधिकारी के रूप में आज की सभा के सभापति महोदया एवं इस कॉलेज, इस महाविद्यालय की डीन, अधिष्ठाता श्रद्धेय प्रोफेसर इंदिरा सायंथम मैडम ने इन्हें राजभाषा अधिकारी बना करके हमें कृतार्थ किया, क्योंकि ऐसे योग्य एवं कर्मठ व्यक्ति को इस तरह की जिम्मेवारी दी गई है। यह मैं अपने अधिष्ठाता महोदया का बहुत बहुत आभारी हूं कि इन्होंने इनकी गुणवत्ता को, इनकी कार्यकुशलता को पहचाना और इस प्रकार का कार्यभार इनको दिया। मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि मैं यहाँ 2002 के शुरुआत से हूं और मुझे सौभाग्य है, मेरा यह सौभाग्य है कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी आज हमारे साथ, हमारे सहयोगी के रूप में इस महाविद्यालय में, हमारी सौभाग्य है। इन्होंने देखा है जब से मैं इस विश्वविद्यालय में रहा, मैं कोशिश किया बाइलिंगुअल होने की। मेरी टीचिंग में भी शायद पिल्लू और ये सुरबाला वगैरह ने देखा होगा, मैं एक बार इंग्लिश में बोलने के बाद में कोशिश करता हूँ कुछ हिंदी में भी एक बार रिपीट कर, ताकि कहीं पर अगर कार्यवाही रिपोर्ट अगर केंद्र को भेजना हो तो हमने ये कहने का अवसर मिले कि भाई हम लोग हिंदी में भी पढ़ाते हैं। एनीवे, मैं ये कह रहा हूं कि मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से और आज इस सप्ताह के आखिरी दिन और इस हिंदी सप्ताह के आखिरी दिन जो मुझे अवसर मिला, उस अवसर पर मैं अधिष्ठाता महोदया का दिल से आभारी हूं कि आपने मैडम हर प्रकार की सुविधा प्रदान की और पहली बार 2002 से जो हमारा अनुभव कि पहली बार इस महाविद्यालय में हिंदी सप्ताह या हिंदी दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए कि हम आपका हार्दिक रूप से आभारी हैं। We are very much thankful to you for providing such type of logistic support and all types of environment for organizing this Hindi Day, Hindi Week. So thank you, madam. अब आज के इस कार्यक्रम में मेरा सौभाग्य है कि हम अपने बीच में डॉक्टर सीमा मिश्रा, जो हमारे सहयोगी डॉक्टर लोकेश कुमार मिश्रा साहब की बेटर हाफ है, अर्धांगिनी है, और मुझे ये कहने में बड़ा खुशी हो रही है कि हमारी, उस दिन हमने बोला भी था, आज मैडम के सामने बोल रहा हूँ
मैडम का बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा, बड़ा अच्छा सहयोग रहा। जो हमारी मैगजीन, हमारी जो पत्रिका निकलती है, उसमें इन्होंने कई इश्यूज का इन्होंने ट्रांसलेशन किया। इसके लिए पूरी यूनिवर्सिटी इनको जानती है कि ये ट्रांसलेटर रही है। इनका मतलब अनुवाद करने का जो निपुणता है, जो ज्ञान है, वो बहुत उत्कृष्ट स्तर का है। आज हम लोगों ने इनके मुख से हिंदी भाषा के बारे में सुना भी, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को पाकर के हमारा कैंपस भी बड़ा धन्य है। और आज चूंकि इन्होंने समय अपना निकाल करके हमारे बीच में हम लोगों को जो है हमारे साहस को बढ़ाने के लिए, कुछ अपने ज्ञान को हम लोगों के बीच में बांटने के लिए अवसर दिया है, इसके लिए हम पूरे महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय की तरफ से मैडम आपका हम आभार व्यक्त करते हैं। अब जैसा कि राजभाषा क्रियान्वयन समिति की तरफ से हमारे सबसे बुजुर्ग, सबसे ओल्डेस्ट और अनुभवी हमारे प्राचार्य डॉक्टर EVD शास्त्री साहब को प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया। मैं साहब को पहले धन्यवाद दूं, इसके पहले मैं एक शब्द याद आ गया। प्रोत्साहन पुरस्कार से ज्यादा सांत्वना पुरस्कार। नहीं सर, नहीं सर, सांत्वना मैं थोड़ा सा उसमें आगे बताना चाहूंगा। देखिए, एक चीज याद आ गई, इनाम। पुरस्कार को इनाम भी बोलते हैं। इनाम की मीनिंग है पुरस्कार, लेकिन दूसरे में थोड़ा सा और इसको अगर समझा जाए तो इनाम एक जो है कीवर्ड है, जिसमें कि एक एक लेटर का अलग अलग अर्थ है। ई का मतलब है इज्जत, ना का मतलब है नाम, म का मतलब मर्यादा। इज्जत, नाम और मर्यादा। तो उस रैप किए हुए, लपेटे हुए उस रंगीन कवर के अंदर क्या चीज है, उसकी कीमत नहीं है। आज हम आपको अच्छे नाम के लिए, आपकी इज्जत बढ़ाने के लिए और ओवरऑल पूरे महाविद्यालय एवं पूरे कृषि विश्वविद्यालय के इज्जत मर्यादा को बढ़ाने के लिए हम आपको पुरस्कृत किए हैं। इसलिए जो आपको सर पुरस्कार दिया गया वो है प्रोत्साहन पुरस्कार। सांत्वना का मतलब यह है कि आप 3rd रैंक तक नहीं आ पाए तो इसलिए आपको सांत्वना दिया, लेकिन प्रोत्साहन का मतलब है कि उन सबके साथ आपका एक अलग स्थान है, जिसको कि मतलब उसमें किसी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। आपको एक तरह से विशिष्ट पुरस्कार दिया गया, इसलिए जो सांत्वना से आप उसको जो है उसको डिग्रेड ना करें सर। तो आपका सर हम आभार व्यक्त करते हैं कि आप एक अच्छे हिंदी वक्ता साबित हुए और हैं। आपको ये कह सकते हैं कि आप जो है बाइलिंगुअल, ट्राइलिंगुअल हैं, ट्राइलिंगुअल क्लियर कट। और वैसे तो विदेशी भाषाओं के भी जानकार है तो उसको मल्टीलिंगुअल भी बोला जा सकता है। बट एनीवे, फिलहाल आप हमारे बीच में हर दिन जो उपस्थित रहे, इसलिए हम आपका विशेष रूप से आपके आभारी हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका सहयोग हमारे हिंदी भाषा के क्रियान्वयन में जो है हमेशा मिलता रहेगा। अब सर जो आपने सुझाव दिया, तो हिंदी भाषा अपनाई नहीं जा रही है, क्योंकि हिंदी जो है अपने में विदेशी भाषाओं को जो है समाहित करने में थोड़ा असमर्थ लगती है। मैं 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ। कचेरी, कचेरी इज इंग्लिश वर्ड, CUCHERY। कचेरी जो है वो हिंदी में आ गया, कचहरी बन गया। ठग, THUG, ठग इंग्लिश का शब्द है। ठग माने ठग जो है हिंदी से अंग्रेजी में गया है। कचहरी भी हिंदी से हिंदुस्तानी का है, हिंदुस्तानी से अंग्रेजी में गया। अच्छा ऐसा है, अच्छा ठीक है। सिपाही, सिपाही भी जो है हिंदी से अंग्रेजी में गया। अच्छा अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं इसको भी मानता हूं। कम से कम इतना है कि हिंदी इस तरह की भाषा है कि दूसरी भाषाएं इसको अडॉप्ट करने को तैयार है।
तो क्यों ना हम इसको इस तरह की एक सरल भाषा के रूप में बनावे कि हमारे इंग्लिश में भी इसका समायोजन आसानी से हो सके। फिर भी शुरुआत अगर अच्छी है तो हम कह सकते हैं कि अंत भी अच्छा हो। तो वी आर ऑप्टिमिस्टिक, स्पेशली माई सेल्फ, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ठीक है, अभी शुरुआत करें, भविष्य में हो सकता है कि हम जो है धीरे धीरे आगे बढ़ें। अच्छा ठीक है, एक मिनट से अब हम हमारे वार्ता को खत्म होने, इसको आउट ऑफ दिस, इसको जो है इस हाल के बाहर, इस रूम के बाहर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं। हमने जो बोला है, हाँ ठीक है। इस अब आगे हमारे बीच में डॉक्टर लोकेश कुमार मिश्रा साहब, हमारे सहयोगी डॉक्टर एस.एन. फिरोज साहब जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हैं, और हमारे डॉक्टर दयाराम साहब जो हमारे सहयोगी हैं। इन लोगों का नाम मैं इसलिए काउंट कर रहा हूँ कि ये जो है उन लोगों में से है जिनको कि पुरस्कार में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन हमारे साथ हैं। तो इसलिए इन लोगों को विशेष रूप से जो है हम धन्यवाद देते हैं। इसके बाद हमारे सहयोगी और हमारे कृषि महाविद्यालय के जो हमारे कर्मचारी हैं जो आज और हमारे पूरे कार्यक्रम में जो सहयोग दिए, जैसे हमारे फोटोग्राफर, हमारे और जितने हमारे स्टाफ के लोग हैं, विशेष रूप से अधिष्ठाता कार्यालय के जितने हमारे कर्मचारी हैं, उन सब लोगों को मैं जो है अपने तरफ से और अपने पूरे समिति की तरफ से जो आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही साथ अंत में जिनका सारा दारोमदार रहा वो है हमारे डॉक्टर श्रवण मनभर हलधर। मैं नाम इसलिए पूरा बोल रहा हूँ, डेलिबरेटली जानबूझ करके नाम पूरा बोल रहा हूँ कि ये भी होना चाहिए। कभी मैं याद एक बार जब शुरू में मैडम, जब डॉक्टर पुरी साहब आए थे, तो पहली बार जब मैंने बोला था डॉक्टर सुभाष नरसिंहपुरी, तब उन्होंने जब वेलकम जब उनका हुआ था, उसके बाद में उन्होंने ऐसे जो है बोला था, अरे भाई हमारा नाम जो है, पूरा नाम जो है कहाँ से तुम्हें मालूम हो गया। तो एक बार जब पूरा नाम जब बोला जाता है किसी का, तो उस आदमी को लगता है कि भाई मतलब हमारे से ज्यादा क्लोज लगता है, अपनत्व की भावना उसमें दिखती है। ये हमारी थोड़ा सा हैबिट होते है लोगों का जब पूरा नाम जानने की। तो कुल मिलाकर के हम ये कहेंगे कि भाई हमारे हलधर साहब, जिनको कि एक ICAR के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का भी अनुभव है, उस अनुभव को अपने लेवल से, और पहले दिन अब प्रेम प्रकाश पारिक साहब का जो भाषण इन्होंने दिलवाया, तो इन्हीं का जो है योगदान रहा। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगा कि इन्होंने बड़े उत्साहपूर्वक पूरे एनर्जी से, पूरे ऊर्जा से इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कराया, आयोजित किया। इसलिए हम इनका विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं। अंत में जो भी हमारे अवशेष छूटे छटके जो भी हमारे श्रोतागण और ऑफलाइन भी जो हमारे सहयोगी लोग जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं पूरे समिति की तरफ से, जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में भाग लिए। और उम्मीद करते हैं कि हिंदी धीरे धीरे ही सही, लेकिन अवश्य एक दिन हमारी ऑफिशियल या राजभाषा के रूप में जो है मणिपुर में भी अपना झंडा पताका जो है फहराएगी। इन सब शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा सभी को धन्यवाद दिया। अब आज के प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं।